आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को लेकर के रूबरू हुआ हूँ। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भारत के इतिहास में शिक्षा के रास्ते में एक मील का पत्थर माना जाता है। 2002 से 2009 तक शिक्षा का अधिकार कानून को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की धारा 45 से हटा करके उसे मौलिक अधिकार बनाने के लिए जो अभियान चला था, सौभाग्य से मैं भी उसका हिस्सा रहा था। आखिरकार केंद्र सरकार ने 2009 के अगस्त में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया और जिस दिन संसद ने इसे पारित किया उसके अगले दिन ही महामहिम राष्ट्रपति ने इसको अपना अप्रूवल दे दिया था। इस एक्ट को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसकी धारा 23 में एक प्रावधान है, द एलिजिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर्स, जो कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट होगा कि वो शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता और अर्हता निर्धारित करे। इसी के चलते अगस्त 2010 में नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने एलिमेंट्री लेवल पर टीचर्स क्वालिफिकेशन तय की, TT1 और TT2 के नाम पर, कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा। इस एक्ट में कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट की बात नहीं है, यानी ये एक्ट लागू होने से पूर्व की तिथि को लागू होगा, ऐसा कोई प्रावधान इस एक्ट में नहीं है। 2010 अप्रैल में लागू होने के आज 16 साल बीत चुके हैं। अब जा कर के एक जो PIL दायर की किसी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एक्ट लागू होने से पहले भी जो टीचर्स वर्किंग हैं, पोजीशन में हैं, उनको भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत हैरानी की बात इसलिए थी कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 तक सुप्रीम, आर्टिकल 32 और उसके अलावा कुछ और आर्टिकल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के गठन से लेकर के उसके अधिकारों का निर्धारण करते हैं। ये आर्टिकल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है। एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट लॉ की व्याख्या करेगा, यानी अगर पार्लियामेंट कोई कानून पारित करता है तो उसका परीक्षण कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और अगर वो कानून संविधान की किसी भी धारा के खिलाफ है या जो संविधान के ढांचे के ही खिलाफ है तो उसे रिपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, यानी इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कोई भी लॉ ड्राफ्ट करने, उसे लागू करने, उसे इन्फोर्स करने का अधिकार नहीं है। कानून बनाने का अधिकार व्यवस्थापिका को है, यानी केंद्र में संसद और राज्यों में विधानमंडल ही कानून बना सकते हैं, और उसी कानून ड्राफ्ट करने की प्रक्रिया में ये तय कर सकते हैं कि कौन सा कानून रेट्रोस्पेक्टिव होगा, कौन प्रोस्पेक्टिव होगा। सामान्यतः कॉन्स्टिट्यूशन ने भी तय किया है कि कौन कौन से कानून रेट्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, जैसे सिविल मामलों को लेकर के, स्पेशली द राइट्स का इश्यू है। दूसरा टैक्सेशन का लेकर के, यानी कानून बन सकता है कि कोई भी टैक्स सरकार लागू कर रही है या टैक्स की दरों में कोई बदलाव कर रही है तो उसे पूर्व तिथियों से लागू कर सकती है। लेकिन क्रिमिनल एक्ट में किसी तरह का भी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट लागू नहीं होगा। एक और चीज़ है जिसमें ये कहा कि कोई कानून आपने पारित किया और खुद व्यवस्थापिका को लगा कि इसमें जो भाषा को लेकर के, इसकी व्याख्या को लेकर के कुछ भ्रम पैदा हो रहा है, तो उसमें संशोधन कर सकता है टेक्निकल ग्राउंड पर, और संशोधन करने के बाद जो नया एक्ट आएगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से पारित कर सकता है। यानी वो एक्ट पहले से अस्तित्व में है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खामियों के चलते या व्याख्यात्मक जो भ्रम के चलते संशोधन किया है, वो संशोधन पूर्व तिथि को लागू हो सकता है। लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नागरिकों के या जो आपके योजित कार्मिक हैं उनके अधिकारों, उनके स्टेटस पर कोई अंतर आ सकता है, इसमें कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कोई भी व्यवस्थापिका लागू नहीं कर सकती, पारित नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार है ही नहीं कि व्यवस्थापिका द्वारा लागू किए गए किसी संविधान को, किसी
कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का आदेश जारी करे। इसके माने क्या है कि जो शिक्षा अधिकार कानून की धारा 23 है उसमें एक संशोधन हुआ 2017 में। वो संशोधन है 24/2017, जिसमें ये कहा गया कि जो टीचर्स 31 मार्च 2015 तक वर्किंग में हैं इन पोजीशन, वो अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी करेंगे और उसके लिए उनको 4 वर्ष का समय दिया जाएगा। इसके माने क्या है कि ये जो एक्ट है 2009 का शिक्षा अधिकार कानून, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, और उसी के आलोक में NCTE ने अगस्त 2010 में TET1 और TET2 का प्रोविज़न किया है। ये प्रोविज़न लागू होंगे और उसमें 2017 का संशोधन कहता है कि अगर नहीं कोई क्वालिफाई किया है तो वो 2017 को एक्ट लागू होने की तिथि के 4 वर्ष के भीतर एक्वायर्ड एलिजिबिलिटी है जो रिक्वायर्ड, उसे हासिल करेगा। ये चीज़ भी प्रोस्पेक्टिव नहीं था, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है। इसके माने ये है कि 1 अप्रैल 2010 के बाद जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हीं पर ये बाध्यता होगी। उससे पूर्व के किसी भी शिक्षक पर TET1 और 2 की बाध्यता नहीं होगी, ये एक्ट भी नहीं कहता। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पारित किया उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात नहीं की। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट ने पारित किया है उस एक्ट के प्रोविज़न को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करे। संविधान का एक और भी प्रोविज़न है जिसमें कहा गया कि व्यवस्थापिका ने जो एक्ट पारित किया है, किसी भी एग्जीक्यूटिव को, किसी भी अदर जिसे आप कहते हैं अथॉरिटी को, ये अधिकार नहीं है जब तक उसमें ऐसा मेंशन न किया जाए कि उसको रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू कर सके। इसके माने क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपका लॉज है जिसमें स्पष्ट तौर पे तय किया गया है कि कौन से कानून रेट्रोस्पेक्टिव तौर पे लागू होंगे, उसमें एक तो टैक्सेशन को लेकर है, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर है, तीसरा जनता के किसी हिस्से को अगर आप कोई छूट देना चाहते हैं, कर्ज में छूट देना है, उनके जो टैक्स उन पर पड़ रहा है उसको रियायत देनी है, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव तौर पे लागू कर सकते हैं। प्रोसीजरल लॉ है, यानी कोई कोर्ट किस तरह से कोई प्रोसीजर लागू करेगा उसमें आप रेट्रोस्पेक्टिव जा सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल पेनल कोड में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अलाउड नहीं। ऐसे ही सिविल मामलों में जहाँ बहुत बड़े लोग पैमाने पर लोग प्रभावित हों, उसमें भी आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू नहीं करेंगे किसी कानून का। और उसका कारण क्या है? हम देखते हैं कि 1984-85 में इंटरमीडिएट के बाद आप एलिजिबल हो जाते थे BTC के लिए, बाद में उसको ग्रेजुएशन कर दिया गया, लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं कहा गया कि जो लोग नॉन ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं करेंगे तो उनकी नौकरियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। इसके माने ये है कि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक शिक्षा से लेकर के रोज़गार के मामले में किसी भी संवर्ग के लिए रेट्रोस्पेक्टिव कंडीशंस लागू नहीं की गई है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे जो सीनियर अफसर थे वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, चाहे वो प्रमोशन से आए थे, चाहे वो प्रांतिकृत थे, और उनको बिना PS के आपने प्रमोट किया। ODS हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, जॉइंट डायरेक्टर हो गए, एडिशनल डायरेक्टर हो गए। अगर आप उन पे कहेंगे कि आप तब प्रमोशन पाएंगे जब आप PS क्वालिफाई करेंगे, तो 55 साल की उम्र में कोई आदमी PS का एग्जामिनेशन देगा तो ये बहुत आसान नहीं है कि उसे क्वालिफाई करे, बहुत कम ऐसे लोग होंगे। इसके माने ये है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई कानून लागू करेंगे तो उसके क्या क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, और यहाँ स्पष्ट रूप से मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू करने का आदेश देने का अधिकार ही नहीं। यानी यहाँ पर एक ऐसी नज़ीर बन गई है जो लोकतंत्र के लिए भी, आबादी के बहुत बड़े हिस्से के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, कार्मिकों के लिए भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश किया, उन्हें बहुत सारे ऐसे निकायों को इंडस्ट्रियल एक्ट से बाहर कर दिया जहाँ सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम करते थे, उनकी यूनियन बनती थी। जैसे तिरुपति तिरुमाला टेम्पल है, उसमें एक यूनियन है कार्मिकों की जो टाइम टू टाइम अपना वेतन बढ़ाने और सेवा शर्तों को ठीक करने के लिए आंदोलन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इस तरह के ट्रस्ट, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी करोड़ों लोग ऐसे ट्रस्ट में काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं,
उनको इस दायरे से बाहर कर दिया गया है और उनके अपने ट्रेड यूनियन राइट्स है उसको कर्टेल कर दिया गया। तो ये जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और 26 अगस्त 2010 को एनसीटी ने टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए जो प्रावधान किए थे उसमें कहीं भी रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट की बात नहीं की गई थी। यहाँ तक कि जो संशोधन 2017 में आया है उसमें भी कहीं रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट की बात नहीं है। अब एक ही बात हो सकती है, अगर ये मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में नहीं गया है तो सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जा सकती हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच से रिव्यू यानी पुनर्विचार करने की अपील कर सकती है, या पार्लियामेंट एक कानून में संशोधन कर सकती है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के कोई भी प्रावधान रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पूरे एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट में नहीं लाया है। आपने उसके केवल एक प्रावधान आर्टिकल 23 को इसमें रेट्रोस्पेक्टिव दायरे में ले आया है। ये भी बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। तो शिक्षकों का एक मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण है। हज़ारों लाखों शिक्षक पूरे देश में प्रभावित होंगे। तो हमारा एक सुझाव है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार या राज्य सरकार दायर करे, नहीं तो शिक्षकों के संगठन करें। अन्यथा अभी 10 वर्षों में 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। अब आप लाखों शिक्षकों को टीटी के आधार पर सेवा से मुक्त करेंगे या उनको पदोन्नतियों से वंचित करेंगे, तो ये शिक्षा के लिए बहुत सुखद चीज़ नहीं होगी। तो ये एक रास्ता है, ये इसके लीगल प्रोविजंस हैं जिस पर हमने बात की है। थैंक यू।